Welcome to Ridhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. BHIC 103 भारत का इतिहास सेकेंड। ये 3 घंटे का पेपर होता है। अधिकतम मार्क्स 100 का होता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 400 शब्दों में लिखना होता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने क्वेश्चन को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको इस वीडियो में रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि सातवाहनों का राजनीतिक इतिहास संक्षेप में लिखिए। तो इसको लिखने से पहले हम लोग को भूमिका तैयार करना होता है। भूमिका तैयार करने के बाद ही सारे क्वेश्चन को लिखना होता है सीक्वेंस वे में। तो भूमिका में है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और दक्षिण भारत और दक्कन क्षेत्र में सातवाहन वंश एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। सातवाहनों ने लगभग ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा तक शासन किया। सातवाहन जो लोग थे, पहली शताब्दी से लेके तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये लोग शासन करते रहे। इन्हें दक्कन का पहला बड़ा साम्राज्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनका राज आधुनिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र तक फैला था। ये सारे राज्य हैं, लेकिन अगर ऐसे रखा जाए क्षेत्र वाइज तो दक्कन के क्षेत्र में और मध्य भारत में ये सातवाहन वाले शासन कर रहे थे। अब देखते हैं कि सातवाहन की उत्पत्ति कैसे हुई। सातवाहनों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। पुराणों में इन्हें आंध्र कहा जाता है, जबकि अभिलेखों में इन्हें सातवाहन नाम से जाना जाता है। सातवाहन शासक स्वयं को ब्राह्मण बताते थे और वैदिक परंपराओं का समर्थन करते थे। ये जो सातवाहन लोग थे, स्वयं को ब्राह्मण कुल के थे और ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। प्रमुख स्रोत क्या है? सातवाहन के बारे में जानने के लिए प्रमुख जो स्रोत हैं, कुछ अभिलेख हैं, कुछ सिक्के हैं, कुछ पुरातत्व अवशेषों से द्वारा पता चलता है। पहला जो अभिलेख है नासिक अभिलेख, नाने घाट अभिलेख, कार्ले अभिलेख और सिक्के और पुराण। तो इसका जो स्रोत है सातवाहन का, नासिक से मिलता है, नाने घाट से मिलता है, कार्ले अभिलेख से मिलता है, सिक्के और पुराण से मिलता है। सातवाहन की राजनीतिक इतिहास क्या था? कैसे सातवाहन का एक उभार हुआ और कैसे कैसे राजा का कर्म आया और कैसे कैसे ये अपने क्षेत्र पर शासन किए, तो उनका एक हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया, जिनको आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं कि सातवाहन में हम लोग को क्या पढ़ना है। पहला है कि पहला मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य का जैसे ही अशोक के बाद डिक्लाइन होना शुरू हुआ और उसके बाद अंतिम शासक उसका बृहदत्त आया, उसके बाद क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे विघटित हो गया और सातवाहन का उद्भव हुआ। दक्कन के क्षेत्र में एक बहुत बड़े शक्ति के रूप में उभरा और सातवाहन का जो सिमुक राजा था, सिमुक जो वहाँ सामंतवादी वहाँ पे जो काम कर रहे थे, अपने लोगों को इकट्ठा करके एक सातवाहन वंश की स्थापना किया। पहला जो इसका स्थापना करने वाला था सिमुक प्रथम शासक था। सेकेंड सतकर्णी प्रथम बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत ही विस्तार किया। उसके अगले शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी आया। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सख्त शक्तियों पर विजय पाया, सख्त शक्तियों पर विजय पाया और वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी जो था सातवाहन साम्राज्य का, उसके बाद पतन होना शुरू हो गया। तो इसमें 2-4 राजा महत्वपूर्ण थे, सिमुक, सतकर्णी पुत्र सतकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सतकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। उसके बाद सातवाहन साम्राज्य का पतन हो गया। तो हम अब एक एक राजा के बारे में देखेंगे कि सिमुक आया तो क्या काम किया और वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी आया तो क्या काम किया। सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है
और उसने मौर्य साम्राज्य के बाद दक्कन क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित किया। उसने महाराष्ट्र क्षेत्र को मजबूत किया और सातवाहन राज्य की नींव रखी। महाराष्ट्र एरिया वाला जो एरिया है उसको इसने क्या किया, मजबूत किया और इस पे सातवाहन की सत्ता की नींव रखी। स्थानीय शक्तियों को अपने अधीन कर लिया और करने के बाद ये अपना क्षेत्रों को विस्तार करते हुए सातवाहन वंश की नींव डाली। उसके नेक्स्ट राजा जो था सतकर्णी प्रथम सातवाहनों का प्रमुख महान शासक था। सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का बहुत ही महान शासक था। उनकी उपलब्धियां अब हम देखेंगे कि उनकी उपलब्धियां क्या है। उसने अपने राज्य का विस्तार किया। किसका किया? अपने राज्य का विस्तार किया। राजा जब ये नए नए सातवाहन वंश की नींव पड़ी तो जैसे जैसे महान शासक आते हैं अपने क्षेत्र को विस्तार करते हैं, फिर उनके बाद कोई अन्य राजा जो उतने महान नहीं हो पाते हैं, उनके उतने अपने राज्य को सक्षम तरीके से संभाल नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, राज्य का विघटन होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही सतकर्णी प्रथम आया तो अपने राज्य को बहुत ही दूरी तक, बहुत ही क्षेत्रों को विजय करके विस्तार किया और सामंतवादी जो थे उनको अपने साथ इकट्ठा किया और उसके बाद वैदिक धर्म को संरक्षण दिया। हम लोग प्राचीन काल में जो आर्य लोग आते हैं उसके बाद ऋग वैदिक काल हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद उत्तर ऋग वैदिक काल, उस समय में वैदिक धर्म का विकास हुआ था और उसी धर्म को इसने संरक्षण दिया। अश्वमेध यज्ञ करवाया। सतकर्णी प्रथम जो था अश्वमेध यज्ञ करवाया और उत्तर भारत की राजनीति परंपराओं को दक्कन में मजबूत कर दिया। नाने घाट अभिलेख, हम पीछे पढ़े थे कि सातवाहन के स्रोत क्या है, कहाँ से क्या साक्ष्य मिलते हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ। तो देखिए नाने घाट अभिलेख में उनकी पत्नी नागनिका द्वारा उनके कार्यों का वर्णन मिलता है। अभिलेख एक है इम्पोर्टेंट अभिलेख, माइंड में रख लीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। नाने घाट में उनकी पत्नी नागनिका है और नागनिका ने ही इस अभिलेखों में उनके कार्यों का वर्णन किया। अब सातवाहन और शक संघर्ष। सातवाहन और शक वंश जो था उनके बीच संघर्ष होना शुरू हुआ। सातवाहन को पश्चिम भारत में शक क्षत्रपों से संघर्ष करना पड़ा। ये संघर्ष मुख्य रूप से गुजरात, मालवा, पश्चिम महाराष्ट्र में, गुजरात और मालवा जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है और पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर इनको शक जो क्षत्रप थे उनके साथ संघर्ष करना पड़ा। गौतमीपुत्र सतकर्णी महान शासक। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसकी माता गौतमी बलश्री ने नासिक अभिलेख में उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया है। अगर पूछे गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता का क्या नाम है तो गौतमी बालश्री थी। वो नासिक अभिलेख में उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया। यहाँ पे देखो सतकर्णी प्रथम की पत्नी जो थी, सतकर्णी की प्रथम पत्नी वो नागनिका, उसने नानेन घाट अभिलेख में उनके बारे में वर्णन किया। जैसे ही नेक्स्ट राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी आता है, उनकी माता गौतमी बलश्री ने अपने नासिक अभिलेख में उपलब्धियों का वर्णन किया। उनकी प्रमुख जो उपलब्धि था, गौतमीपुत्र सतकर्णी का शक पर विजय प्राप्त किया और उसने शक शासक नहपान को हराया। सबसे बड़ा इनका उपलब्धि था कि शक क्षत्रप के जो महान राजा थे नहपान को इन्हें हराया और साम्राज्य विस्तार किया और उसका राज जो फैला मालवा के क्षेत्र में, गुजरात और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सारे क्षेत्र में इन्होंने कब्जा किया और शक क्षत्रपों के हरा के ये सारे क्षेत्र को कब्जा करने के बाद सामाजिक नीति, धार्मिक नीति और इन क्षेत्रों पर कार्य किए। जैसे सामाजिक नीति क्या था उस समय
कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन दिया और ब्राह्मणों का सम्मान किया। धार्मिक सहिष्णुता अपनाई और गौतमीपुत्र को सातवाहन साम्राज्य का पूर्ण स्थापक माना जाता है। अगर वहाँ पे लिखना होगा कि सातवाहन साम्राज्य का महान शासक सतकर्णी प्रथम था, लेकिन गौतमीपुत्र भी कम नहीं था। इनकी माता गौतमी बलश्री ने नासिक अभिलेख में उनके कार्यों का वर्णन किया और गौतमीपुत्र को सातवाहन साम्राज्य का पूर्ण स्थापक माना जाता है। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, गौतमीपुत्र के बाद उसका पुत्र पुलुमावी शासक बना और उसके समय सातवाहन शक्ति बनी रही। समुद्र व्यापार बढ़ा और रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। यज्ञ श्री सतकर्णी आए अंतिम महान शासक था। अंतिम महान सातवाहन शासक में यज्ञ श्री सतकर्णी का नाम आता है। उसने पश्चिमी तट पर अधिकार स्थापित किया, व्यापार को बढ़ावा दिया, सिक्के जारी किए और इनके बाद सातवाहन का भी कर्म क्या होने लगा, विघटित होने लगा। दुर्बल शासक आ गए, शासन करने में सक्षम नहीं रहे, तो जिसके कारण कोई भी वंश का विघटन होना शुरू होता है। कोई भी महान शासक आते हैं तो अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। जब दुर्लभ शासक आ जाते हैं, असम शासक आ जाते हैं, तो वो जो सक्षम नहीं है, योग नहीं है शासन करने के लिए, उसके बाद उस वंश का विघटन हो जाता है। सातवाहन प्रशासन में क्या क्या कौन कौन लोग भागीदार थे। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि सातवाहन प्रशासन पर टिप्पणी लिखे, तो सातवाहन वंश को एक्सप्लेन करते हुए आप सातवाहन प्रशासन व्यवस्था में कौन कौन लोग शामिल हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। सातवाहन प्रशासन में राजा थे, राजा से नीचे अमात्य जिन्हें मंत्री कहा जाता था, और जो केंद्र में ये लोग रहते थे, केंद्र सेंटर जहां राजधानी हुआ करता था। उसके बाद सारे राज्य प्रांत में बटे हुए थे और प्रांत ग्राम में बटे हुए थे, और ग्राम का प्रशासन अलग लोग देखते थे। ग्रामीण होते थे, मुखिया होते थे, और प्रांत अधिकारी जो प्रांत के गवर्नर, राज्यपाल या अधिकारी नियुक्त होते थे, वो इनकी देख रेख करते थे। विशेषता क्या था प्रशासन का, राजा सर्वोच्च होता था, राजा सर्वोच्च होता था और स्थानीय प्रशासन को महत्व दिया जाता था। भूमि दान की परंपरा यहीं से विकसित हुई है। भूमि परंपरा सातवाहन वंश से ही विकसित हुआ है। सातवाहनों का महत्व, सातवाहनों ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संपर्क बढ़ाया, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संपर्क बढ़ाया और दक्कन में राजनीति एकता स्थापित की, व्यापार और संस्कृति को विकसित किया, बौद्ध धर्म और कला को संरक्षण दिया। इनका जो सातवाहन वंश के महत्व क्या है, तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच क्या किया, संपर्क को बढ़ाया और दक्कन में राजनीति एकता स्थापित की, व्यापार और संस्कृति को विकसित किया, बौद्ध धर्म और कला को संरक्षण दिया। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष हम लोग जरूर लिखना जरूरी है कि कोई भी क्वेश्चन के लास्ट में निष्कर्ष करते हुए कि सातवाहन वंश भारतीय इतिहास में दक्कन की पहली साम्राज्यवादी शक्ति थी। दक्कन में स्पेशली दक्कन की पहली साम्राज्यवादी अपने साम्राज्य को विस्तृत करने वाला पहला राजा, पहला वंश था, जिसमें प्रमुख रूप से सिमुक से लेकर गौतमीपुत्र सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी तक इनके शासन ने दक्षिण भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था और संस्कृति को नई दिशा दे दी। इनका शासन मौर्योत्तर भारत में स्थिरता और क्षेत्रीय विकास का महत्वपूर्ण चरण था। इनमें जो कुछ राजा थे उनको याद करने के कुछ ट्रिक हैं, उनको आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिए। जैसे सीसा गौपुआ, सीसा गौपुया, सी से सिमुख हो गया, सा से सतकर्णी प्रथम, गौ से गौतमीपुत्र, पु से पुल्लुमावी और यज्ञश्री। ये सारे महान शासक थे। इनके तक सारे सातवाहन वंश का विस्तार होता रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि तमिलकम के आर्थिक और सामाजिक संगठन की समीक्षा कीजिए। तमिलकम एक दक्षिण क्षेत्र का केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र थे जहाँ पे चेर, चोल, पांड्य लोग शासन करते थे। वो लोग भी अपने ग्रामीण स्तर से निकलते हुए समूह बनाते हुए एक राज्य तक संगठन स्थापित करते हुए अपने क्षेत्रों पर राज किए। जैसे तमिलकम जो था उनका भूमिका लिखते हुए कि प्राचीन दक्षिण भारत के क्षेत्र में तमिलकम कहा जाता है। प्राचीन दक्षिण क्षेत्र के उस क्षेत्र को तमिलकम कहा जाता है जहाँ तमिल भाषा और संस्कृति का विकास हुआ। इनमें मुख्य रूप से आधुनिक तमिलनाडु, केरल और आसपास के क्षेत्र शामिल थे। संगम साहित्य लगभग 3000 ईसा पूर्व से तीन लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक ये संगम साहित्य का विकास हुआ, जिसे हम तमिलकम के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। समझना होगा कि तमिलकम हमें दक्षिण भारत को उस क्षेत्र को कहाँ कहते हैं जहाँ पे तमिल भाषा और उनकी संस्कृति का विकास हुआ, और ये तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक है। शॉर्ट में इतना याद रखना। और ये इनकी जो जानकारी मिलती है संगम साहित्य से मिलती है। कहाँ से मिलती है? संगम साहित्य से मिलती है, जिनका विकास 300 ईस्वी से ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक हुआ। तमिलकम की समाज प्राकृतिक कृषि, व्यापार और युद्ध पर आधारित था। इनका जो समाज कैसा था? कृषि आधारित था, व्यापार आधारित था। क्योंकि ये तटीय क्षेत्र में था तो ये रोमन साम्राज्य और अरब से और अदर कंट्री और अदर कंटिनेंट से ये क्या करते थे? ट्रेड किया करते थे। यहाँ के लोग समुद्र व्यापार और कृषि और शिल्प कार्यों में बहुत आगे थे और मछली पकड़ने का भी कार्य करते थे। तमिलकम का आर्थिक संगठन का फ्लो चार्ट, इनको ध्यान से देखिए कि तमिलकम के अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और शिल्प पे चलता था। कृषि में क्या था? धान, मछली और पशुपालन। कृषि क्षेत्र में ये लोग धान और मछली और पशुपालन, मछली का भी पालन करते थे और तटीय क्षेत्र होने के कारण मछली पकड़ने का भी काम किया करते थे। व्यापार था जो समुद्री मार्ग से होते हुए रोमन के क्षेत्र में तक व्यापार किया करते थे। शिल्प में क्या क्या काम करते थे? बुनाई, धातु कार्य और आभूषण। शिल्प में बुनाई, धातु, आभूषण। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में था कि आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक संगठन की समीक्षा करें। तो आर्थिक संगठन क्या है, उस पर हम लोग एक फ्लो चार्ट बना लिए हैं कि कृषि, व्यापार, शिल्प। क्वेश्चन यहीं से बनाना है, एक चार्ट बनाना है एग्जाम में। कृषि, व्यापार, शिल्प, नीचे लिख देना है धान, मछली, पशुपालन, और व्यापार के नीचे लिख देना है समुद्री रोमन व्यापार बंदरगाह से किया जाता था, और शिल्प बुनाई और धातु कर्म आभूषण। और इसी को 2-2 लाइन 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कृषि व्यवस्था, तमिलकम की अर्थव्यवस्था की मूल आधार एवं नींव कृषि थी। मुख्य फसल धान, गन्ना, बाजरा, दालें एवं कावेरी नदी क्षेत्र कृषि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। कावेरी डेल्टा में सिंचाई के कारण कृषि का अच्छा विकास हुआ। किसान समाज महत्वपूर्ण वर्ग थे इस समय। पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आर्थिक जीवन का हिस्सा था। पालतू पशु गाय, बैल, भेड़, बकरी, पशुओं का उपयोग क्या करते थे? खेती के लिए बैलों का उपयोग, खेती के लिए, दूध के लिए और व्यापार के लिए क्या करते थे? तीसरा है व्यापार और वाणिज्य। तमिलकम की समुद्री व्यापार बहुत ही विकसित था। प्रमुख बंदरगाह, ये सब याद रखना। प्रमुख बंदरगाह क्या थे? मुज्जिरिस, पुहार और अरिकामेडु। मुज्जिरिस, पुहार और अरिकामेडु ये व्यापार बंदरगाह थे जिनके माध्यम से ये अदर कंट्री से व्यापार किया करते थे। तो
तमिलकम के प्रमुख बंदरगाह का नाम मुजिरिस, पुहार और अरिकामेडू था। तमिलकम रोम, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार किया करते थे। तमिलकम बहुत ही तटीय क्षेत्र होने के कारण ये लंबे दूरी तक व्यापार करने में सक्षम थे। तमिलकम रोम से और मिस्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता था और दक्षिण पूर्व एशिया जहाँ ये इंडोनेशिया वाले क्षेत्र इधर और रोम इटली की तरफ ये इटली तक व्यापार किया करते थे। निर्यात वस्तुएं मसाले, मोती, हाथी दांत, कपड़ा और कीमती पत्थर। निर्यात वाले वस्तु का नाम मसाले का निर्यात करते थे, मोती, हाथी दांत और कपड़ा और कीमती पत्थर का। लेकिन वहाँ से आयात क्या करते थे, जो भारत में संसाधन नहीं पाए जाते थे उनको आयात किया जाता था, जिनमें से पहला है सोना, शराब और कांच की वस्तुएं। हम लोग अपना जब फ्लो चार्ट बनाए थे, एक टॉपिक था शिल्प और उद्योग। तमिलकम में विभिन्न प्रकार के शिल्प विकसित हुए। मुख्य रूप से बुनाई उद्योग और कपड़े बनाने का कार्य प्रसिद्ध थे। धातु, लोहे और तांबे की वस्तुआं बनाई जाती थी। आभूषण निर्माण और सोने और मोती के आभूषण बनाए जाते थे। कारीगरों के समूह आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण थे। तो ये सब टॉपिक लिखेंगे जब आप पॉइंट वाइज पॉइंट, तो आपको नंबर मिलेंगे और 400 वर्ड के करीब आप लोग जा सकते हैं। पता चला कहानी बना के दे देने से कोई फ़ायदा नहीं है कि कहानी लो, ये शिल्प धातु। पॉइंट बाय पॉइंट की शिल्प उद्योग में मुख्य रूप से 2 उद्योग प्रमुख थे, बुनाई उद्योग और कपड़े बनाने के कार्य प्रसिद्ध थे। अब धातु उद्योग में देखा जाए तो लोहे और तांबे से कांस्य भी बनाया जाता है और सोने और मोती के आभूषण भी बनाए जा रहे थे। अब तमिलकम में सामाजिक संगठन क्या था? सामाजिक संगठन समाज वर्गों में बटे हुए थे, राजा और शासक और शासक से नीचे योद्धा वर्ग, जो सेना अधिकारी, सेना के लोग। राजा और शासक और सेना, व्यापारी, किसान से भी ऊपर व्यापारी हुआ करते थे और किसान से नीचे कारीगर और मजदूर। राजा, शासक, योद्धा और व्यापारी, किसान, कारीगर और मजदूर। राजा और राजनीतिक वर्ग। तमिलकम में 3 प्रमुख राजवंश थे, चेर, चोल, पांड्य। जो राजा और शासक थे तमिलकम क्षेत्र में, केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में, हम शुरू में बताया था कि चेर, चोल, पांड्य शासन करते थे। राजा युद्ध, प्रशासन और न्याय का प्रमुख होता था। राजा क्या होता था? युद्ध का हेड और प्रशासन का हेड और न्याय का प्रमुख होता था। राजाओं की प्रतिष्ठा वीरता, दान और युद्ध सफलता पर आधारित था। जितना युद्ध जीतेगा, जितना दान और जितना वीर होगा, उतना महान शासक कहे जाते थे। परिवार और समाज। परिवार समाज की मुख्य इकाई था। संगम साहित्य में विवाह, प्रेम और परिवार, महिलाओं की भूमिका का वर्णन मिलता है। संगम साहित्य में विवाह, प्रेम और परिवार की महिलाओं की भूमिका मिलता है। महिलाओं की स्थिति। तमिल समाज में महिलाओं को कुछ क्षेत्रों में सम्मान प्राप्त था। महिला कविता लिखती थी, व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेती थी, सामाजिक जीवन में उपस्थित थी और संगम साहित्य में कई महिलाओं कवियों का उल्लेख मिलता है। तो तमिलकम जब शासन कर रहा था उस समय महिलाओं की देखा जाए तो महिला की स्थिति बेहतर ही थी। जब महिला कविता लिख रही थी या कविता लिख रही है, बहुत सारे लोग महिला शिक्षा से संबंध रखती थी और कुछ महिलाएं अपने आर्थिक गतिविधियों में भी सम्मिलित थी। धर्म और विश्वास। तमिलकम के विभिन्न धार्मिक परंपराएं थी। मुख्य देवता मुरुगन, शिव और विष्णु। जो तमिलकम क्षेत्र में थे, ये 3 देवताओं की मान्यता ज़्यादा था, मुरुगन, शिव और विष्णु। इसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था। संगम साहित्य का महत्व। तमिलकम क्षेत्र के जितने सारे पुस्तक में से सबसे महत्वपूर्ण संगम साहित्य
वाले पुस्तक ही हैं। संगम साहित्य से हमें पता चलता है कि समाज कैसा था, आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी, लोगों का जीवन कैसा था। मुख्य ग्रंथ ये 3-4 लो हैं, देखते जाइएगा। तमिलकम की विशेषताएं याद रखने योग्य। कृषि, व्यापार और शिल्प कैसे याद रखेंगे कि विशेषता क्या था? कृषि, व्यापार और शिल्प थे, तो ये तीनों के कारण समृद्ध अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। जब किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में या किसी राजा के द्वारा जब इस समृद्ध अर्थव्यवस्था किया जाएगा, तो सोचो क्या होगा? विकसित समाज बनेगा, सबके पास पैसे होंगे, सबके अपने दैनिक जीवन के कार्यों के संबंधित चीज़ों को क्या खरीदने की शक्ति होगा। तो तमिल संस्कृति का विकास बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। तमिलकम का आर्थिक और सामाजिक संगठन प्राचीन भारत के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक था। कृषि इसकी नींव थी, जबकि समुद्र व्यापार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। संगम साहित्य हमें बताता है कि तमिल समाज कृषि, व्यापार, कला और संस्कृति में काफ़ी उन्नत था। चेर चोल पांड्य राजाओं के शासन में तमिलकम ने राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्तों के समाज और संस्कृति की चर्चा। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त समाज, गुप्त शासन, गुप्त राजवंश का विकास हुआ। तो भारतीय इतिहास में गुप्त काल लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी को माना जाता है और इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। और इस युग में राजनीति, समाज, साहित्य और विज्ञान, कला और धर्म आदि का विकास हुआ। इसी समय कालिदास भी अपने साहित्य पुस्तकों पर बहुत ही जोर दिया और बहुत सारे पुस्तक का लेखन किया। गुप्त शासकों ने उत्तर भारत में एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया। उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण ही महान शासक सब मिलके एक मजबूत साम्राज्य का विकास किया, भारतीय संस्कृति की नई दिशा दिया। और इनके कुछ प्रमुख शासक हैं। पहले तो इनका जो संस्थापक हैं जो श्रीगुप्त हैं, उनके बाद घटोत्कच आया, फिर चंद्रगुप्त प्रथम। ये दोनों राजा जो श्रीगुप्त ये सामंतवाद के समय ही रह के ही शासन कर रहे थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हैं। लेकिन इनमें जो महानता उतना कहीं पे अभिलेख को द्वारा, विशेषों के द्वारा कोई जानकारी ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन इन जो नाम दिया गया है, ये सारे महान शासक बहुत ही महान महान कार्य किए। समुद्रगुप्त के बाद में पढ़ेंगे कि कितने महान शासक थे। कहा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक सारे जितने भी राजा था, सारे लोग को हराया। तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त के बीच में आता है समुद्रगुप्त, समुद्र के बाद फिर चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त के कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो हम लोग को याद करने का यहाँ पे सोच सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बीच में समुद्रगुप्त और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त आते हैं। अब गुप्तकालीन समाज कैसा था? गुप्तकालीन समाज वर्ण व्यवस्था और परिवार व्यवस्था और महिला की स्थिति देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था कैसे वर्णों में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और परिवार की व्यवस्था में विवाह, संयुक्त परिवार रहते थे या सारे लोग अकेले, और विवाह कैसे होते थे इनको देखेंगे। और महिलाएं की स्थिति कैसी थी शिक्षा में, कला में और धर्म में। इनसे इतने सारे लिखने के बाद सारे टॉपिक अगर आ जाए कि गुप्तकालीन समाजों के बारे में चर्चा कीजिए, तो ये फ्लो चार्ट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखेंगे और परिवार व्यवस्था के बारे में और महिला की स्थिति के बारे में, और इसके अंदर जो पॉइंट है उनको एक्सप्लेन कर देना। वर्ण व्यवस्था गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था अधिक मजबूत था। समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय,
बैस और क्षुद्र, सारे का कार्य को 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। धार्मिक कार्यों में प्रमुख था और शिक्षा और यज्ञ से जुड़े हुए थे। ब्राह्मण लोग क्या करें, क्योंकि उस समय शिक्षा शिक्षा ब्राह्मण लोग ज़्यादा वेद और वेदांग और उपनिषद की जानकारियाँ बहुत ज़्यादा रखते थे, क्योंकि ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे होने के कारण ब्राह्मण लोग सही तरीके से पढ़ पाते थे और उनकी ज्ञान को अर्जित कर पाते थे। तो इसीलिए वो शिक्षा से ज़्यादा जुड़े होते थे। तो शिक्षा देने का काम और पढ़ाने का काम और यज्ञ कराने का काम सारा ब्राह्मण लोगों का था। क्षत्रिय लोग शासन और युद्ध के कार्य में जुड़े रहते थे और वैश्य लोग व्यापार और कृषि में लगे रहते थे। वैश्य का काम क्या था, कृषि और व्यापार में। और शूद्र लोग होते थे कि ये 3 लोग की सेवा में लगे रहते थे, सेवा और विभिन्न कार्यों से जुड़े हुए रहते थे। इस समय जातियों की संख्या बढ़ने लगी थी और सामाजिक भेदभाव भी बढ़ने लगा था। आज जो जातियां देखने को मिल रही है इतना ज़्यादा, उस समय उतना ज़्यादा नहीं था। सिर्फ कुछ वर्गों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और छोटे छोटे कुछ और जातियां हुआ करते थे। लेकिन अभी के वर्तमान समाज में देखा जाए तो हर एक वर्गों को जाति को उपजाति में बांट देने के कारण हमारे समाज बहुत ही सारे लोग अलग अलग दिखने लगे हैं और अलग अलग तरीके से रहते हैं और अपने समाज में ही लोग रहना पसंद करते हैं। उस समय उतना जातियां की संख्या नहीं थी, लेकिन फिर भी देखा जाए कि गुप्त काल में जातियां की कर्म बढ़ने लगी थी, वैदिक काल और मौर्य काल की अपेक्षा। परिवार व्यवस्था। गुप्तकालीन समाज में परिवार महत्वपूर्ण संस्था थी और विशेषता था कि संयुक्त परिवार की परंपरा थी। पिता परिवार का मुखिया होता था और विवाह की धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। तो हमारे फ्लो चार्ट में था कि जब परिवार देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि संयुक्त रहते थे, विवाह के बारे में, धार्मिक कार्यों के बारे में। और तो यहाँ पे संयुक्त परंपरा थी और विवाह एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था और जो घर का जो मुखिया होता था पिता होते थे और समाज में पुरुष की भूमिका अधिक प्रभावशाली था। महिलाओं की स्थिति गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी। कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मान मिला और उच्च वर्ग की महिलाओं शिक्षा प्राप्त कर पा सकती थी। मतलब गुप्त काल में महिलाओं की ऐसा भी स्थिति नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही खराब था। तो गुप्त काल में कुछ महिलाओं को बहुत अच्छे कार्य जो किए उनको सम्मान मिला और कुछ महिलाएं जो थी उच्च वर्ग के जो शिक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम हुई। कला और साहित्य में भाग लेती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे बाल विवाह और स्त्रियों की सीमित स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण बढ़ने लगा। शिक्षा व्यवस्था कैसा था महिलाओं की? गुप्त काल शिक्षा के विकास का समय था। प्रमुख शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय और विषय वेद, व्याकरण, गणित, चिकित्सक, दर्शन, विद्वानों का, राजाओं का संरक्षण मिलता था। गुप्त काल संस्कृति कैसा था उस समय? क्या संस्कृति था उसका एक फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते। गुप्त संस्कृति साहित्य बहुत ही विकास किया। कालिदास ये 8-10 पुस्तक लिख दिए। कला में मंदिर मूर्तियों का विकास होने लगा। विज्ञान में आर्यभट्ट आए, आर्यभट्ट आके जीरो की खोज किया, दशमलव प्रणाली का खोज किया और पृथ्वी और सूर्य के बीच घूर्णन के बारे में बताया। तो ये सारे विज्ञान और गणित और साहित्य और कला सारे का विकास गुप्त काल में होना शुरू हो गया था। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्य का विकास गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का बहुत ही विकास हुआ। प्रमुख लेखक कालिदास, उनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, अन्य विद्वान विशाखदत्त जो थे, शूद्रक, ये सब सारे पुस्तक ये भी अपना अपना मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा। विशाखदत्त और कला और स्थापत्य कला में क्या क्या विकास किया। गुप्त काल में कला के उत्तर स्तर प्राप्त हुए। मुख्य विशेषताएं सुंदर मूर्तियां, मंदिर निर्माण, चित्रकला। प्रमुख उदाहरण जो कला और स्थापत्य कला का है
देवगढ़ मंदिर, अजंता की चित्रकला और मूर्तियाँ में शांति और आध्यात्मिक भाव दिखाई देते हैं। विज्ञान और गणित गुप्त काल में क्या विकास किए? गुप्त काल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। आर्यभट्ट योगदान क्या दिए? अभी बताया कि शून्य की अवधारणा दिए, गणित, गणना, दशमलव प्रणाली। खगोल विज्ञान के से संबंधित थे बराहमिहिर। खगोल विज्ञान से संबंधित थे बराहमिहिर, जिसने योगदान दिया ज्योतिष और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। धर्म, गुप्त शासक मुख्य रूप से हिंदू धर्म के समर्थक थे। अगर पूछा जाए कि गुप्त शासन के धर्म के बारे में और उनके समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, आप धर्म के बारे में जानेंगे तभी तो लिख सकेंगे। गुप्त शासक मुख्य रूप से हिंदू धर्म थे। इस समय वैष्णव धर्म, शैव धर्म का विकास हुआ। साथ ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी मौजूद थे। धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देती थी। आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन, गुप्त काल में व्यापार बढ़ा। आर्थिक क्या था? आर्थिक से जुड़े हुए कार्य देखेंगे कि सिक्के का प्रचलन हुआ, नगरों का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा, व्यापार एक दूसरे देशों से होने लगा। सोने के सिक्के गुप्त अर्थव्यवस्था की समृद्ध दिखाते हैं। गुप्त काल की मुख्य विशेषता क्या है? याद करने की ट्रिक, साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म। अगर कहे कि मुख्य विशेषता ही लिखना रहे तो याद करने का काम है साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म। साहित्य में कालिदास, कला में मूर्ति और मंदिर और मूर्ति पे लिख देना, विज्ञान में आर्यभट्ट और बराहमिहिर, यही सब के बारे में लिख देना है। और धर्म के बारे में हिंदू परंपरा थी जिसमें क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान, महादेव, शैव धर्म से संबंधित थे और इनके अलावे जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी था। निष्कर्ष आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन देखिए, छोटा तरीका से पढ़िए चाहे लंबा तरीका से पढ़िए, कुछ कंटेंट भूल भी जाइएगा तो आप लोग लिख सकेंगे। और पता चला हम 10 पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसमें से 5 पॉइंट भुला गए तो लिखेंगे फिर क्या? तो टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ पाइएगा। हर्षवर्धन प्राचीन भारत के प्रमुख शासकों में से एक था। उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। वह पुष्पभूति वंश का शासक था। हर्ष शासन काल में उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित किया। हर्ष के प्रारंभिक जीवन, हर्ष का पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के शासक थे। जो इनका पिता था प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के शासक थे। पिता के मृत्यु के बाद हर्ष का भाई राजवर्धन शासक बना, लेकिन उसकी हत्या के बाद केवल 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन राजा बन गया। हर्ष की उपलब्धि क्या था? साम्राज्य विस्तार था। हर्ष ने अपने राज्य का विस्तार किया, थानेश्वर, कन्नौज और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया। उसका प्रभाव पंजाब से लेकर बंगाल तक था। पंजाब पश्चिम साइड और बंगाल पूर्व साइड, बिहार के बाद बंगाल, उस क्षेत्र तक हर्षवर्धन शासन किया करता था। प्रशासन, हर्ष एक कुशल प्रशासक था। विशेषता ये था कि प्रजा की भलाई पर ध्यान देता था, न्याय व्यवस्था पर ध्यान देता था, अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जितने अधिकारियों की जरूरत होता था उतनी नियुक्ति करता था, समय पे उनका भी ध्यान रखा करता था। धर्म और सांस्कृतिक, हर्ष प्रारंभ में शिव भक्त था। हर्ष शुरू में शिव भक्त था, बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ और उसने बौद्ध सभाएं आयोजित की और नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी बौद्ध संगति हर्षवर्धन ने ही कराया था, जो बहुत से बड़े सम्मेलनों का आयोजन किया करता था। साहित्य प्रेम, हर्ष स्वयं विद्वान था। हर्ष क्या था? स्वयं ही बहुत ही पढ़े लिखे हुए थे, बहुत पढ़े हुए लिखे थे, बड़े बड़े बुक लिखते थे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें उनकी है नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिनी। नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 बुक उन्होंने खुद लिखा है। निष्कर्ष,
हर्षवर्धन अंतिम महान प्राचीन भारतीय शासकों में से एक था। उन्होंने राजनीति, धर्म, संस्कृति के क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने समय चीनी यात्री हेनसांग भारत आया और उसके शासन की प्रशंसा की। अब बताओ, इतना 4 पॉइंट हम 5 पॉइंट बताएं, तुरंत खत्म वीडियो। अब इतना पढ़ेगा तो 5 पॉइंट भुला जाएगा, लेकिन इसी को अगर हम लेंदी में पढ़ेंगे तो देखिए आप पूरे अच्छे से वही क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के शासन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीति अस्थिरता फैल गई और अनेक छोटे छोटे राज्य उभरने लगे। इस समय उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शासक के रूप में हर्षवर्धन उभरा और वह पुष्पवती वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। उसका शासनकाल लगभग 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक माना जाता है। हर्ष ने उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया और प्रशासन, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ही योगदान दिया। और प्रारंभिक इसका जीवन सेम ही है कि ये इनका पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के शासक थे और प्रभाकर वर्धन जो थे हुन आक्रमण का सामना किया था और इनके परिवार भाई राजवर्धन और बहन राजवर्धन की मृत्यु के बाद केवल 16 वर्ष की आयु में हर्ष ने शासन संभाला। और इनका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। पुष्पवती वंश थानेश्वर से शुरुआत हुआ और कन्नौज पर अधिकार किया। पुष्पवती वंश के जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, वो थानेश्वर के थे, लेकिन कन्नौज पे अधिकार किया और उत्तर भारत में विस्तार किया और एक महाशक्तिशाली के उत्तर भारत में उस समय के लिए उभरे। हर्ष की राजनीतिक उपलब्धियां था कि कन्नौज का महत्व। हर्ष ने कन्नौज को अपना राजधानी बनाया, थानेश्वर से बना दिया अपना कहाँ, कन्नौज। कन्नौज एक राजनीतिक केंद्र था, व्यापार और संस्कृति का प्रमुख नगर बना। जब गुप्त काल खत्म हुआ उस समय कन्नौज बहुत ही कमज़ोर हो गया। वहाँ का शासक कमज़ोर हो जाने के कारण कन्नौज एक सेंटर बन गया। सारे लोग कन्नौज पे ध्यान दिए। फिर आगे चल के त्रिपक्षीय युद्ध कन्नौज के लिए ही होता है। साम्राज्य विस्तार। हर्ष ने कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के कुछ हिस्सा। तो इसको हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि पंजाब से पश्चिम बंगाल तक शासन किया था। हालांकि दक्षिण भारत में उसकी शक्ति सीमित रही। जब जब ये दक्षिण भारत के अभियान पे जाते थे, कुछ राजा उस साइड भी बहुत ही शक्तिशाली थे और उनको हरा दिया करते थे। चालुक्य शासक से संघर्ष। हर्ष का सामना दक्षिण भारत के शक्तिशाली चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से हुआ और ये पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध होता है और नर्मदा नदी के पास हर्ष को सफलता नहीं मिलती है और ये चालुक्य राजवंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय इनको पराजित कर देते हैं। इससे पता चलता है कि उसका प्रभाव मुख्य रूप से उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। हर्ष की प्रशासन व्यवस्था। हर्ष की प्रशासन व्यवस्था भी उसी प्रकार था जिस समय गुप्त काल। राजा था और मंत्री था और प्रांतीय अधिकारी और स्थानीय प्रशासन और ग्राम था। विशेषता था कि राजा इस समय भी सर्वोच्च था। सारे राजवंश में यही सब प्रशासन से रिलेटेड लिखना है, कुछ चेंज ज़्यादा नहीं हुआ था क्योंकि भारत की ही इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, न्याय व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता था और कर व्यवस्था विकसित था। जनता के प्रति नीति। हर्ष राजा की समस्या पर ध्यान देता था और चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार हर्ष दानशील था। जब हेनसांग जब भारत आया तो वो बौद्ध संगीति में शामिल हुआ, वो बहुत ही बड़ा सम्मेलन में शामिल हुआ और वहाँ पे जब हर्षवर्धन से मिला, जाना, उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में लिखता है कि हर्ष बहुत ही बड़ा दानशील था। वह जनता के कल्याण के लिए कार्य करता था, धार्मिक संस्थाओं को सहायता देता था। तो इनकी विशेषता जो हर्षवर्धन का क्या था कि राज सर्वोच्च अधिकारी था और न्याय व्यवस्था अच्छा था और जनता के प्रति अच्छे सम्मान रखते थे और दानशील थे और कल्याण के लिए कार्य करते थे। धर्म नीति क्या था? हर्ष के धार्मिक विचारों में परिवर्तन आया।
प्रारंभ में शिव और सूर्य की पूजा करते थे। बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ और उसने बौद्ध सभाएं आयोजित किए और नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया, लेकिन वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। हर्ष और संस्कृति। हर्ष स्वयं विद्वान था। उनकी रचना नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका मानी जाती है और इनके दरबार में प्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने कुछ पुस्तक लिखा, हर्षचरित्र जो नाम का एक ग्रंथ है जो हर्ष के जीवन का वर्णन करता है। शिक्षा और ज्ञान का विकास। हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था और साहित्य और दर्शन का विकास हुआ। शिक्षा का विषय धर्म, चिकित्सक, व्याकरण और दर्शन थे। इस समय धर्म के बारे में और चिकित्सक के बारे में और व्याकरण के बारे में और दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता था। हर्षकालीन समाज में ब्राह्मण का प्रभाव था। कृषि मुख्य व्यवसाय था और व्यापार विकसित था और नगरों का महान महत्व बना हुआ था। हर्षकालीन कला और के बारे में मंदिर निर्माण, मूर्ति कला और साहित्य का विकास हुआ। बौद्ध और हिंदू कला दोनों को संरक्षण मिला। हर्ष के शासन का महत्व। हर्ष का जो महत्व शासन का था, गुप्त के बाद उत्तर भारत की राजनीति को स्थिर किया और सांस्कृतिक और शिक्षा को बढ़ावा दिया। धर्म सहिष्णु था, कोई धर्म के बारे में कट्टरता नहीं था, सारे धर्म को सम्मान करता था। साहित्य को संरक्षण देता था, धर्म को संरक्षित करके रखा। निष्कर्ष आप लोग पढ़ लीजिएगा। पाटलिपुत्रा के पतन के कारणों का व्याख्या। जब भारत का इतिहास शुरू होता है प्राचीन काल, तो प्राचीन काल का जो इतिहास है भारत का वो बिहार से ही शुरू होता है और बिहार के सबसे जो प्रमुख हैं राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्रा, यही यहाँ पे रोटेट होके राजधानी सारे राजवंश के बनते रहे। पहले राजगीर बना, राजगीर के बाद पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा के बाद फिर क्या हुआ, वैशाली बना, फिर पाटलिपुत्रा बना, फिर ऐसे ही पटना जब तक पाटलिपुत्रा राजधानी बना अपने चरमो उत्कर्ष पे विकास करते रहा। लेकिन समय के अनुसार जब यहाँ का राजधानी से हटकर कोई और शहर का राजधानी बन जाता है आगे कन्नौज क्षेत्र के पास, तो राजधानी पटना और पाटलिपुत्रा क्या होने लगता है, विघटित होने लगता है, उसका पतन होने लगता है। उसका मुख्य कारण हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में पाटलिपुत्र एक अत्यंत प्रसिद्ध नगर था। वह नगर मौर्य और गुप्त काल के भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी रहा। आधुनिक पटना के पास स्थित नगर पहले पाटलिग्राम के रूप में विकसित हुआ, बाद में यह पाटलिपुत्रा बना। पहले क्या नाम था, पाटलिग्राम, फिर उसको पाटलिपुत्रा कहलाने लगा। मौर्य शासकों के समय वह विश्व के बड़े नगरों में गिना जाता था। अभी भी अशोक का जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था, राजप्रासाद जो बनाया था लकड़ी का, वो अभी भी पटना में अगम कुआं के पास उपलब्ध है। लेकिन समय के साथ इसका महत्व धीरे धीरे कम होता गया और इसका पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्राकृतिक कारणों के संयुक्त प्रभाव है। तो उसी को हम लोग एक एक क्रम में देखेंगे कि पाटलिपुत्रा का विकास कैसे हुआ। पहले इसकी पाटलिग्राम बना, पाटलिग्राम, फिर राजधानी बना, फिर मौर्य साम्राज्य का केंद्र बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका सब यहीं रहते थे। गुप्त काल में महत्व रखा और राजनीतिक परिवर्तन ही धीरे धीरे इसके पतन का कारण बन गया। राजनीतिक कारण क्या हो सकता है, तो पाटलिपुत्रा का महत्व मुख्य रूप से इसीलिए था क्योंकि ये बड़े साम्राज्यों की राजधानी थी। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासकों ने यही विशाल साम्राज्य चलाया, लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। राजधानी की राजनीतिक महत्व कम हुई। जब कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं रहता है तो पाटलिपुत्रा का प्रभाव भी घटने लगता है। राजधानी के स्थान में परिवर्तन। प्राचीन समय में राजधानी का स्थान राजनीतिक शक्ति से जुड़ा होता था। बाद के समय में अन्य नगरों का महत्व बढ़ा। कन्नौज जैसे नगर शक्तिशाली केंद्र बने।
कुछ दिनों तक वैशाली बना रहा, उससे पहले राजगीर भी था। तो गुप्त के बाद उत्तर भारत में नए राजनीतिक केंद्र विकसित हुए, इससे पाटलिपुत्र पीछे रह गया। आर्थिक कारण क्या था कि पाटलिग्राम का विकास व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के कारण हुआ था। इसके पतन के कारण व्यापार मार्गों पर में बदलाव हुआ। प्राचीन व्यापार मार्ग धीरे धीरे बदल गए। परिणाम हुआ कि व्यापारिक गतिविधियां कमी और नगर की आर्थिक शक्ति कमजोर होने लगी। नगर आधारित अर्थव्यवस्था में कमी आया और नगरों की समृद्धि निर्भर थी। और जब अर्थव्यवस्था ही कमज़ोर हो जाएगा किसी चीज़ पर तो क्या हो जाएगा, नगर का पतन होना निश्चित है। व्यापारियों और कारीगरों और बाज़ारों पर जब व्यापार कम हुआ तो बाज़ार कमज़ोर हुआ और शिल्प उत्पादन घट गया। तो ये की सीक्वेंस है कि कैसे परिणाम क्या हुआ कि व्यापारिक गतिविधि कम हो गया, व्यापारिक गतिविधि कम हो गया और नगर की आर्थिक शक्ति कमज़ोर हो गई। व्यापार कमा, शक्ति कम जाएगा, नगर आधारित अर्थव्यवस्था में कमी आ जाएगा, नगर की समृद्धि कम जाएगा, व्यापारियों और कारीगरों का जीवन में कमी आने लगेगा, क्षरण होने लगेगा। जब व्यापार कम हो जाएगा तब बाजार भी कम होने लगेगा और शिल्प उत्पादन भी घट गया। नगर जो पाटलिपुत्रा था ये निर्भर क्या करता था, व्यापारियों और कारीगरों और बाजार और व्यापार पे ही निर्भर करता था। जब व्यापार ही कम गया, समुद्री मार्ग का दबाव कम गया तो क्या हो गया, शिल्प घट गया और बाजार कम गया और जिसके कारण पाटलिग्राम का पतन होने लगा। प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है, पाटलिपुत्र नदियों के पास स्थित था, इसके लाभ थे जल परिवहन, व्यापार और कृषि। लेकिन यह स्थिति बाद में समस्या बनी। प्राकृतिक समस्या, गंगा की बाढ़, नदी की मार्ग में परिवर्तन, जल भराव ने नगर को नुकसान पहुंचाया। अब प्रशासनिक समस्या क्या था, इतने विशाल साम्राज्य को एक साथ से नियंत्रित करना कठिन। समय के साथ प्रशासन कमजोर हुआ और स्थानीय शक्ति मजबूत हुई और केंद्र की भूमिका घट गई। इससे पाटलिपुत्रा का राजनीतिक महत्व कम हुआ। गुप्त काल के बाद स्थिति देखते हैं, पाटलिपुत्रा में क्या चेंज आया। वो मौर्य काल के समय था। गुप्त काल में पाटलिपुत्रा महत्वपूर्ण था, लेकिन पहले जैसे शक्ति नहीं रही। इस समय कई क्षेत्रीय राजवंश उभरे, अलग अलग क्षेत्रों में सत्ता केंद्र बने और इस कारण से नगर के रूप में पाटलिपुत्रा का प्रभाव कम होता गया। नगरों का विकास समाज की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। जितना अच्छा समाज होगा, नगर भी कितना बेहतरीन तरीके से विकास करेगा। जब व्यापार घटने के बाद किसी भी शहर का समृद्धि विकास कम हो जाएगा और शहरी जीवन कमज़ोर होने लगेगा, तो जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियां भी कम होने लगेगी। पाटलिपुत्रा के पतन का एक नज़रों में हम लोग सार देख सकते हैं कि कैसे पूरा पतन हो गया। पाटलिपुत्रा का पतन का जो मेन कारण था राजनीतिक कमजोरी। राजनीति जैसे ही कमज़ोर हुआ, यहाँ का शासन का केंद्र कमज़ोर हुआ, सत्ता बिखर गया, तो व्यापार में कमी आने लगा और व्यापार में कमी आने के बाद आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। और उनके मुख्य कुछ कारण थे प्राकृतिक समस्या, गंगा से बाढ़ आने के कारण, नगरों में जल भराव होने के कारण इस क्षेत्र में विकास का कमी देखा गया। नए केंद्र का उदय हो गया, जैसे कन्नौज जैसे क्षेत्र का विकास हुआ और पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र था उसका पतन होना शुरू हो गया। पाटलिपुत्रा का ऐतिहासिक महत्व क्या था? ऐतिहासिक महत्व तो आप लोग लिख सकते हैं कि सारे जितने भी गुप्त काल से पहले जितने भी शासक थे, सारे की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा ही थी। पतन के बाद पाटलिपुत्रा महत्व समाप्त नहीं हुआ। इसका योगदान मौर्य प्रशासन का केंद्र रहा और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा और प्राचीन भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा। तो प्राचीन काल में जितना भी हम लोग राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, लगभग की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म से संबंधित बहुत ही धार्मिक स्थल पटना में विकास हुआ। प्राचीन भारतीय संस्कृति का
केंद्र रहा के रूप में हमेशा याद किया जाता है। अब देखेंगे लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य शहरीकरण की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य शहरीकरण की स्थिति की चर्चा कीजिए। लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य शहरीकरण की प्रक्रिया में उस समय शासन कन्नब और शुंग और सातवाहन वंश प्रमुख थे। ये समय राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव का महत्वपूर्ण काल था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था और छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो चुका था। सारा साम्राज्य छोटे छोटे सामंत वर्ग के द्वारा शासित किया जा रहा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुछ क्षेत्रों में नगरों का महत्व घटा, लेकिन वास्तव में इस समय कई नगरों का विकास हुआ। पुराने नगरों ने नई भूमिका प्राप्त की और इस प्रक्रिया के इतिहासकार दूसरा नगरीकरण के बाद का चरण मानते हैं। इस समय नगर केवल राजनीतिक केंद्र नहीं थे, बल्कि व्यापार, शिल्प और धर्म और संस्कृति के भी केंद्र बने रहे। कहता है कि नगर का जो विकास हुआ सिर्फ राजनीतिक केंद्र राजा के द्वारा ही केंद्रित रहने और यहाँ से राजनीति नहीं किया जाता था, शासन नहीं किया जाता था, बल्कि यहाँ पे व्यापार का भी विकास होता था, शिल्प का भी, धर्म का भी और सांस्कृतिक का भी डेवलपमेंट हुआ करता था। शहरीकरण का प्रक्रिया क्या है, कैसे शहरीकरण हुआ, इसका एक फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो नगर कैसे बनता है? ग्रामीण से ही नगर की ओर शिफ्ट होता है। पहले कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास होने के बाद अच्छे फर्टिलाइज़र, अच्छे उर्वरक मिट्टी का यूज करने के बाद उसका अधिक उत्पादन अधिशेष हो जाने के कारण व्यापार और बाज़ार का विस्तार होता है। जब आपको खाने से ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा तो आप उसे रख के क्या कीजिएगा? आप किसी भी मार्केट या दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति कीजिएगा। इसके कारण व्यापार और बाज़ार का डेवलपमेंट होता है। तो जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, फसल अच्छा हुआ, उत्पादकता बेहतरीन तरीके से विकास किया, तो एक बाज़ार का विस्तार हुआ और बाज़ार में व्यापार का विकास हुआ, जिसके कारण कारीगरों और व्यापारियों का विकास होना शुरू हो गया और सारे लोग के आर्थिक और दैनिक जीवन मजबूत हुआ, जिनके कारण नगरों का निर्माण हुआ और नगर का निर्माण होने के बाद शहरी संस्कृति का विकास हुआ। सारे सुख सुविधाएं एक जगह, इकट्ठे जगह उसी शहर में सारे लोग को मिलने लगे, तो जिसके कारण शहरीकरण का विकास हुआ। तो 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व में शुंग, कन्नब और सातवाहन जैसे शासन कर रहे थे। तो कृषि विकास का शहरीकरण क्या है? शहरों के विकास की पहली आवश्यकता थी अधिक कृषि उत्पादन, क्योंकि उस समय व्यापार का मुख्य मार्ग कृषि से संबंधित ही किया जाता था, पशुपालन किया जाता था और मसालों का व्यापार किया जाता था। कृषि से रिलेटेड ही संबंधित व्यापार भी किए जा सकते थे और आवश्यकताएं भी हम लोग की वही थी। तो लोहे के औजार का मार्ग बढ़ा, प्रयोग बढ़ा, जिसके कारण लोहे के औजार के कारण हम लोग क्या करने लगे? जब लोहे का औजार मिला तो मिट्टी की, जब खेत की जुताई करने लगे तो गहराई से होने लगा। क्या होने लगा? गहराई से होने लगा, जिससे मिट्टी उर्वर होने लगे। उर्वर होने के कारण मिट्टी की जो उत्पादन में बहुत ही मात्रा में वृद्धि हुआ। वृद्धि होने से फसल की उत्पादन अधिशेष होने लगे। जब अधिशेष होने लगेंगे तो फसल की जो अनाज है उसको स्टोर करके कुछ दिनों तक रखेंगे और जब आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएगी उसे बाज़ार में ले जाएंगे। वैसे ही समाज और वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हुआ और
कृषि वर्ग और व्यापार वर्ग क्या हुए, विकसित हुए। तो खेती का क्षेत्र बढ़ा और सिंचाई के साधनों में सुधार हुआ और किसानों द्वारा पैदा किया गया अतिरिक्त अनाज नगरों में रहने वाले व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, कारीगरों के जीवन का सहारा बन गया। और इसके अलावा सहारा तो बना ही बना। और ये किसान क्या करते थे, ये किसान ज़्यादा फसल अधिशेष हो जाने के बाद शासन राजा को भी टैक्स के रूप में अनाज दिया करते थे। इस प्रकार कृषि के नगर एक दूसरे से जुड़े हुए। व्यापार का विस्तार। इस काल में आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों का विकास हुआ। व्यापार मार्ग, नगर, बाजार और बंदरगाह, विदेशी क्षेत्र। भारत में व्यापारिक संबंध रोमन साम्राज्य, मध्य एशिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से था। प्राचीन काल से ही हम लोग व्यापार करते आ रहे हैं रोमन साम्राज्य से, इटली के पास, मध्य एशिया और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से हमारा व्यापार चलता आ रहा है। प्रमुख व्यापारिक नगर इस समय कई नगर थे। मथुरा, उज्जैन, तक्षशिला, कावेरीपट्टनम, अरिकामेडु, ये हम लोग पढ़े थे। अरिकामेडु और कावेरीपट्टनम और फुहारा जैसे नाम हम लोग कब पढ़े थे, तमिलकम का जब पढ़ रहे थे। व्यापार और धर्म का केंद्र था, कला के लिए प्रसिद्ध था। उज्जैन भारतीय का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। पश्चिम भारत में उज्जैन और तक्षशिला जो शिक्षा और व्यापार का केंद्र था। समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र कौन था, कावेरीपट्टनम जो फुहार के नाम से जाना जाता है। रोमन व्यापार से जुड़ा हुआ बंदरगाह था अरिकामेडु। शिल्प और उद्योग का विकास। नगरों में विभिन्न प्रकार के कारीगर रहते थे और मुख्य उद्योग कपड़ा निर्माण, धातु कर्म, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, हथियार निर्माण। कारीगर ने श्रेणियों बनाई और श्रेणियों में उत्पादन नियंत्रित करती थी। व्यापार में सहायता करती थी और आर्थिक शक्ति रखती थी। सिक्कों का प्रचलन हुआ। इस समय सिक्कों का उपयोग बढ़ा। प्रमुख सिक्के तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। सिक्के के कारण क्या हुआ, व्यापार आसान हो गया, बाजार व्यवस्था मजबूत हुई और धार्मिक केंद्र के रूप में नगर केवल आर्थिक केंद्र नहीं बल्कि धार्मिक केंद्र भी था। अगर सिक्के के कारण क्या हुआ, सिक्का मिला, बाजार आसान हुआ, बाजार व्यवस्था अच्छी हो गई। और नगर सिर्फ आर्थिक केंद्र ही नहीं था, धार्मिक केंद्र भी था। जैसे बौद्ध जैन धर्म के विकास नगरों में बड़ी भूमिका थी, क्योंकि व्यापारी इन धर्मों को संरक्षण देते थे और मठ और विहार नगरों के पास बने होते थे। राजनीतिक केंद्र का विकास। राज्य व्यवस्था मजबूत होने के साथ नगर प्रशासनिक केंद्र बन गया। तो जैसे जैसे नगर अगर विकास करेगा तो क्या बन गया, ये प्रशासनिक केंद्र बन गया, जहाँ नगरों में अधिकारी, सैनिक, व्यापारी, शिक्षित वर्ग रहते थे। राजाओं को नगरों से कर और व्यापारिक लाभ मिलता था। शहरीकरण के कारण सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ? सामाजिक परिवर्तन यह हुआ कि शहरीकरण जब हुआ तो कुछ लोग अन्य कार्यों में सम्मिलित हो गए, जिससे नए वर्ग का विकसित हुआ। व्यापारी वर्ग, शिल्प वर्ग और धनवान नागरिक वहाँ पे उत्पन्न हुए। नगरों के जीवन नागरिक क्षेत्रों से अलग था। शहरीकरण का प्रभाव क्या पड़ा? शहरीकरण के होने के कारण आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव देखने को मिलता है। आर्थिक विकास में व्यापार और शिल्प जैसे कार्य होना शुरू हुआ और इन वर्गों का विकास हुआ। सामाजिक बदलाव, नए वर्ग, संस्कृति का विकास हुआ। शहरीकरण की विशेषताएं क्या क्या थी? नगर व्यापार के केंद्र बने। नगर
व्यापार के केंद्र बने, नगर राजनीति का केंद्र बना, नगर शासन का केंद्र बना। यहाँ पे शिल्प उद्योग विकसित हुआ, यहाँ पे व्यापारियों की शक्ति बढ़ी, धनवान व्यक्तियों का उद्भव हुआ और अमीरी गरीबी का फर्क हुआ और नागरिक धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण मिला और नगर के किनारे आसपास विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जगह मिला, जिससे धर्म का भी विकास हुआ, कला संस्कृति का विकास हुआ और नए वर्गों का विकास हुआ और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुआ और एक जगह सारे संसाधनों और दैनिक जीवन की ज़रूरतें पूर्ति हुई और कृषि वर्ग भी अच्छा डेवलप किया। वो अपने अधिशेष फसलों को बाज़ार में ले जाके दूसरे जिनकी आवश्यकताएं को पूरा करते थे। निष्कर्ष क्या है, आप लोग पढ़ लीजिए। भारत यूनानी कौन थे? भारत यूनानी कौन थे और उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। भारत इतिहास में भारतीय यूनानी उन यूनानियों शासक को कहा जाता है जिन्होंने सिकंदर के आक्रमण के बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित किया। इस शासन मुख्य रूप से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। भारत के राजनीतिक इतिहास के साथ कला, सिक्का और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। ये इंडो ग्रीक जो यवन लोग थे, ये 180 ईसा पूर्व से 10वीं ईस्वी तक की बात है। 1000 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक इसका कालखंड है। 180 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व 10 ईस्वी तक ये लोग भारत पर आक्रमण करते रहे और शासन करते रहे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है जो मिनंडर है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इन्होंने सिर्फ आक्रमण ही नहीं किया, भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पर गहरा प्रभाव छोड़ा। जैसे इंडो ग्रीक जो थे, प्रमुख क्षेत्र थे पंजाब वाले क्षेत्र में शासन करते थे और गंधार और अफगानिस्तान। तो ये पंजाब वाले क्षेत्र और गंधार अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र में ये लोग रहते थे। भारत यूनानियों का उदय एक फ्लो चार्ट में। तो क्या हुआ यहाँ पे? भारत यूनानियों का उदय, सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व में। यूनानी सत्ता का प्रभाव, बैक्टीरिया के यूनानी शासक भारत में प्रवेश करते हैं और इंडो ग्रीक राज की स्थापना करते हैं। जैसे ही यूनानी सत्ता का प्रभाव और बैक्टीरिया यूनानी शासक भारत में प्रवेश किए और इंडो ग्रीक राज्य की स्थापना किए और इनकी उत्पत्ति होता है और ये विस्तार करना शुरू करते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य के कुछ भागों पर यूनानी शासक का नियंत्रण रहा। सिकंदर के मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर यूनानी शासक का नियंत्रण रहा और बैक्टीरिया जो मध्य एशिया में है, उज्बेकिस्तान, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और कुछ चीन वाले हिस्से को मध्य एशिया या बैक्टीरिया वाले क्षेत्र के यूनानी शासकों ने धीरे धीरे भारत की ओर विस्तार किया। प्रमुख शासक जो थे डेमेट्रियस, यूक्रेटिस और मिनंडर। ये सबसे प्रसिद्ध भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए मिनंडर इंडो ग्रीक शासक था। प्रथम से था डेमेट्रियस और यूक्रेटिस और मिनंडर। इसका जो पहला था, भारत में यूनानी सत्ता स्थापित करने वाले प्रारंभिक शासकों माना जाता है डेमेट्रियस। उसने उत्तर पश्चिम भारत पर अधिकार किया। उत्तर पश्चिम वाले एरिया पर डेमेट्रियस ने ही अधिकार किया और यूनानी प्रभाव को बढ़ाया। भारत क्षेत्रों में राजनीतिक विस्तार किया। मिनंडर जो था, इंडो ग्रीक शासकों के सबसे प्रसिद्ध नाम मिनंडर का ही है। उसका राजधानी सियालकोट बनाया। उसकी राजधानी जो वो बनाया सियालकोट या सागला मानी जाती है। उसका उल्लेख बौद्ध धर्म में मिलिंद पन्हो में एक बुक है जो नागसेन उसको दीक्षा देते हुए दोनों के संवाद का वर्णन इस पुस्तक में हुआ है। मिलिंद पन्हो
इसमें एक नागसेन जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, मिनंडर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल देते हैं, इनके जो जिज्ञासा को शांत करते हैं, और इन्हीं संवाद का वर्णन मिलिंद बनोह में है। सिक्कों का विकास। इंडो ग्रीक का सबसे बड़ा योगदान उनकी मुद्रा व्यवस्था थी। तो ये सिर्फ आए कुछ दे के भी गए। इंडो ग्रीक जो सबसे बड़ा योगदान था इसका मुद्रा व्यवस्था था। उन्होंने सुंदर सिक्के बनाए, सिक्कों पर राजा का तस्वीर अंकित किया और यूनानी पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया। यूनानी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया। सिक्कों पर राजा का चित्र रखता था, देवताओं के चित्र रख लेता था, लेख लिखता था, ये सारे सिक्के पे करते थे। लेकिन सिक्का ये बहुत ही सुंदर बनाता था और सिक्का का प्रचलन बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। सिक्कों पर अपने भाषा और भारतीय भाषाओं का प्रयोग करता था। सिक्कों का महत्व। इंडो ग्रीक सिक्के राजनीतिक जानकारी और आर्थिक विकास। जो इंडो ग्रीक ने सिक्का जो चलाया उससे हम लोग को राजनीतिक जानकारियाँ मिलता है, क्योंकि सिक्कों पर अभी ऊपर पढ़े हैं कि राजाओं का नाम लिखा रहता था। और दूसरा है कि आर्थिक विकास भी पता चलता है कि किन किन क्षेत्रों में व्यापार किया जाता था। तो वहाँ का अगर इंडो ग्रीक शासक का सिक्का जहाँ जहाँ तक मिला भारत के क्षेत्रों में, पता चलता है कि इन क्षेत्रों में इंडो ग्रीक शासक व्यापार किया करते थे। कला पर क्या प्रभाव डाला इंडो ग्रीक ने? इंडो ग्रीक के कारण भारत और यूनानी कला का मेल हुआ। भारत और यूनानी कला का मेल इंडो ग्रीक आने के बाद ही हुआ। इसके आगे चलकर गांधार कला शैली का विकास हुआ। इसकी विशेषताएं क्या थी कि बौद्ध भगवान की मानव रूपी मूर्ति बनने लगी। यूनानी शैली की पोशाक, प्राकृतिक चेहरे की आकृति, ये सारे गांधार शैली की विशेषता है जो यूनानी शैलियों यूनानो ग्रीक आने के बाद विकसित हुआ। सांस्कृतिक संपर्क। इंडो ग्रीक शासन के बीच सांस्कृतिक संबंध बढ़े और प्रभाव हुआ कि भाषा, यूनानी भाषा का प्रयोग हुआ और भारतीय भाषाओं के साथ संपर्क बढ़ा। कला क्या था? मूर्ति कला में नई शैलियाँ आई। विज्ञान में कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में नए नए शैलियों का विकास हुआ और विज्ञान के क्षेत्र में एवं गणित के क्षेत्र में उनके विचार और दर्शन का आदान प्रदान हुआ। और इंडो ग्रीक शासकों में धार्मिक सहिष्णुता थी, कट्टरता नहीं था अपने धर्म को लेकर या दूसरे धर्म को लेकर। मिनंडर के बारे में माना जाता है कि वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ और इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और भारत और मध्य एशिया में बौद्ध विचार फैले और इसने बौद्ध धर्म को और आगे बढ़ाया। व्यापार का विकास हुआ। इंडो ग्रीक के समय भारत के मध्य एशिया में व्यापार बढ़ा, नए व्यापार मार्ग विकसित हुए। प्रमुख बस्तियाँ क्या थे? मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, यही सब का व्यापार होता था। भारत से उधर से सोना चांदी मंगाए जाते थे, भारत से मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर दिए जाते थे। इंडो ग्रीक के ऐतिहासिक महत्व क्या है? राजनीति, सिक्के, कला और संस्कृति। राजनीति, सिक्के, सिक्कातों के बारे में क्या क्या किससे विकास किया उसके बारे में पढ़ा। पतन के कारण। इंडो ग्रीक शक्ति धीरे धीरे कमजोर हुई। कारण था कि आपसी संघर्ष करने लगे, स्थानीय शक्तियों का उदय और शक कुषाण का आक्रमण। आपसी संघर्ष और स्थानीय शक्तियों का उदय और शक और कुषाणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंततः उनकी सत्ता समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 300 ईसा पूर्व से लगभग 800 ईस्वी के मध्य स्त्रियों की स्थिति पर चर्चा कीजिए। लगभग 300 ईसा पूर्व और 800 ईसा पूर्व तक काल के भारतीय इतिहास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण युग था। इस अवधि में मौर्य 322 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया और उसके बाद शुंग वंश आते हैं, कन्नब वंश आते हैं, सातवाहन वंश आते हैं, कुषाण आता है, गुप्त आता है, हर्षवर्धन का काल आता है, दक्षिण में चालुक्य वंश
और पांड्य वंश और पल्लव वंश, चालुक्य वंश और वर्धन और राष्ट्रकूट राजवंश, ये सब सारे का डेवलपमेंट होता है और उदय होता है। इस पूरे काल में स्त्री की स्थिति एक समान नहीं रही। प्रारंभिक काल में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता, सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु समय के साथ समाज अधिक पितृसत्तात्मक होता गया और स्त्रियों के अधिकार में कमी आने लगी। समय रेखा कहानी के रूप में स्त्रियों की स्थिति। कल्पना कीजिए कि हम 300 ईसा पूर्व के भारत में पहुंच गए। मौर्य साम्राज्य का शासन है और विशाल साम्राज्य, विकसित प्रशासन और सक्रिय व्यापार में महिलाओं का समाज में सम्मानजनक स्थान दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, समाज में धर्मशास्त्रों का प्रभाव बढ़ने लगा और परिवार और समाज पुरुष प्रधान होते जाते हैं और गुप्त काल तक आते आते स्त्रियों की स्वतंत्रता पर कई सामाजिक प्रतिबंध लग जाते हैं। फिर भी कई महिलाओं ने शासन, धर्म और सांस्कृतिक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक स्थिति देखते हैं मौर्य काल में कि महिलाओं को सम्मान प्राप्त था और परिवार समाज की मूल इकाई थी। स्त्री धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेती थी और उच्च वर्ग की महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में महिलाओं की उपस्थिति का उल्लेख किया। अब देखते हैं नेक्स्ट सातवाहन काल में महिला की स्थिति क्या था। महिलाओं की प्रतिष्ठा बढ़ी। कई अभिलेखों में महिलाओं द्वारा दान देने का उल्लेख मिलता है। मात्र नाम का प्रयोग किया गया। इस समय माता का नाम के राजा के पीछे लगा रहता था। जैसे गौतमी बलश्री ने अपने पुत्र गौतमीपुत्र सतकर्णी की प्रशंसा में अभिलेख जारी करवाया था। हमने बताया था जब गुप्त काल पढ़ रहे थे तो उसमें नासिक अभिलेख था। उसमें उनकी माता गौतमी बलश्री ने गौतमीपुत्र सतकर्णी का बहुत ही विस्तार रूप से क्या किया गया, गुणगान किया गया। अब गुप्त काल में क्या हुआ, समय अधिक रूढ़िवादी होने लगा, स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित हुई और बाल विवाह का प्रसार हुआ और स्त्रियों की सार्वजनिक भूमि कम होने लगी। शिक्षा की स्थिति। प्रारंभिक काल में महिलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध थे। संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन संभव था। कुछ महिलाएं विदुषी भी थी। बौद्ध और जैन धर्म में महिलाएं शिक्षण की व्यवस्था थी। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। गुप्त काल आते आते शिक्षा मुख्यतः पुरुष तक सीमित होने लगी। विद्या अध्ययन का अवसर कम हो गया और उच्च वर्ग की महिलाएं तक सीमित रह गई, जिसके कारण निम्न वर्ग की महिलाएं बिना शिक्षा की अविकसित रह गई, विकास नहीं कर पाया और उनको बाल विवाह जैसे कर्मकांडों का झेलना पड़ा। विवाह स्त्री जीवन का महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, लेकिन कुछ गुप्त काल आते आते बाल विवाह पर जोड़ दिया गया। प्रमुख विशेषताएं। विवाह सामाजिक धार्मिक संस्था था। माता विवाह तय करते थे। अंतर्जातीय विवाह कम होते गए और बाल विवाह। गुप्त काल में बाल विवाह का विस्तार हुआ। विवाह की आयु कम होने लगी, इससे महिला की शिक्षा प्रभावित होने लगी। पढ़ने की उम्र में ही शादी कर दिया जाता था तो शिक्षा ग्रहण कहाँ से करेंगे। बाल विवाह बहुत ही चरम सीमा पर गुप्त काल आते आते आ गई, जिसके कारण संपत्ति एवं आर्थिक अधिकार में भी कमी आया और स्त्री को क्या माना गया, स्त्री धन में शामिल कर दिया गया और आभूषण, वस्त्र, उपहार, विवाह में प्राप्त संपत्ति स्त्री धन के रूप में मानने लगे और आर्थिक गतिविधि में महिलाओं का जो कार्य कौशल और सहयोग था बहुत ही कम होने लगा। वस्त्र निर्माण में भाग लेती थी। व्यापारिक परिवारों में महिलाओं व्यवसाय की सहायता करती थी। धार्मिक स्थिति क्या रह गया महिलाओं का? धर्म महिलाओं के जीवन का महत्वपूर्ण भाग था। बौद्ध धर्म विष्णु संघ की स्थापना हुआ और महिलाओं को धार्मिक जीवन में प्रवेश का अवसर मिला। जैन धर्म साध्वियों की परंपरा विकसित हुई। हिंदू धर्म में पूजा, व्रत और दान में भागीदारी और धार्मिक अनुष्ठानों के में उपस्थिति।
राजनीतिक भूमिका में हालांकि अधिकांश शासन पुरुषों के हाथों में था, फिर भी कुछ महिलाओं ने राजनीति में सक्रिय रही। प्रभावती गुप्ता 4 से 5 सेंचुरी सी ईसा बाकाट साम्राज्य की शासिका थी। प्रभावती गुप्ता अपने पुत्रों के अल्पवयस्क होने के कारण इसने शासन चलाया था। गौतमी बलश्री सातवाहन काल की प्रभावशाली महिला। अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि साहित्य कला में महिलाओं को साहित्य और कला में महत्वपूर्ण स्थान मिला। उदाहरण, अजंता चित्रों में महिलाओं का चित्रण है और गुप्तकालीन मूर्तियों में स्त्री सौंदर्य का वर्णन है। संस्कृत साहित्य में नायिका का महत्वपूर्ण स्थान है। महिलाओं पर बढ़ते प्रतिबंध समय के साथ कुछ समस्याएं बढ़ी। पितृसत्तात्मक मजबूती हुआ, शिक्षा में कमी आया और संपत्ति अधिकारों तक सीमित रह गया। इस फ्लो चार्ट को हम लोग पहले देख चुके हैं कि मौर्य काल में अधिक सम्मान और अवसर मिला। एक बार देख लेते हैं। ये फ्लो चार्ट याद रहेगा, आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। मौर्य काल में अधिक सम्मान और अवसर, सातवाहन में दान एवं सामाजिक भागीदारी मिला और कुछ महिलाएं शासन की। कुषाण काल में व्यापारिक प्रगति हुआ। गुप्त काल में बाल विवाह की वृद्धि हुआ, लेकिन हर्ष काल आते आते पितृसत्ता मजबूत हो गया, जिसके कारण स्त्री की अर्थव्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक दशा में कमी देखने को मिला। जैसे कुछ महिला से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में महिलाओं से संबंधित कानून का उल्लेख मिलता है। गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख महिलाओं की प्रतिष्ठा दर्शाता है। प्रभावती गुप्ता प्राचीन भारत की महिला शासकों में गिनी जाती। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रवृत्ति बढ़ गई। स्त्री धन महिला की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन था। अजंता चित्र में महिलाओं को सुंदर चित्रण दिया गया। आरंभिक मध्य युगीन काल में दक्षिण भारत में शिल्प उत्पादन की मुख्य विशेषता के बारे में बताइए। भूमिका। आरंभिक मध्य युगीन काल में लगभग 600 से 1300 ईस्वी में दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था। इस समय पल्लव वंश का उद्भव हुआ और 600 से 900 ईस्वी तक शासन किया और चोल वंश 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक शासन किया। पांड्य 600 से लेकर 1345 ईस्वी तक शासन किया। चेर तथा राष्ट्रकूट शासन 753 से लेकर 982 ईस्वी जैसे शक्तिशाली राजवंशों का उद्भव हुआ। दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य और राष्ट्रकूट ये महान राजवंश थे, जिन्होंने अपने नगरों के विकास एवं मंदिर की वृद्धि, समुद्री व्यापार के कारण शिल्प उत्पादन अद्भुत वृद्धि हुई। इस काल में दक्षिण भारत के केवल कृषि प्रधान क्षेत्र नहीं था, बल्कि वस्त्र निर्माण, धातु उद्योग, जहाज निर्माण, मूर्तिकला और आभूषण निर्माण विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। दक्षिण भारत में शिल्प उत्पादन भारत के अलावा श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशियाई, चीन और अरब देशों तक निर्यात किए जाते थे। ये कालखंड समय रेखा दिया गया जो ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कहानी के रूप में अगर शिल्प उत्पादन समझना चाहते हैं कि पल्लव वंश में शिल्प उत्पादन कैसा था तो समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 11वीं सदी में चोल साम्राज्य के बंदरगाह नागपट्टिनम में खड़े हैं। समुद्र में बड़े बड़े जहाज खड़े हैं। व्यापारी चीन, अरब और दक्षिण पूर्व एशियाई से आए। बाजारों में रेशमी वस्त्र, कांच मूर्तियां, सोने के आभूषण और लोहे के औजार बिक रहे हैं। यह दृश्य बताता है कि दक्षिण भारत में शिल्प उत्पादन के केवल स्थानीय आवश्यकता के लिए नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण आधार बन चुका था। और उस समय शिल्प उद्योग में देखेंगे वस्त्र उद्योग। दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण शिल्प उद्योग वस्त्र निर्माण था। दक्षिण केंद्र कांचीपुरम, मदुरै, उरैयूर, तंजबूर, ये सारे शहर वस्त्र उद्योग के लिए फेमस थे। उत्पाद क्या करते थे? सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और रंगीन कपड़े और कढ़ाईदार कपड़े।
विशेषता क्या था? दक्षिण भारतीय कपड़ों की विदेशी बाजार में भारी मांग। जो शिल्प उद्योग है उसमें से वस्त्र उद्योग का उरैयूर, मदुरै, कांचीपुरम जैसे शहर में विकसित सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र और रंगीन कपड़े और कढ़ाईदार कपड़े का विकास किया जाता था, उत्पाद किया जाता था। उत्पाद ऐसे ही कोई कंपनी नहीं करती है जब तक कोई उनके प्रोडक्ट का डिमांड नहीं हो। तो इनका डिमांड दक्षिण भारत के कपड़ों के विदेशी बाजार में भारी मात्रा में थी। अरब व्यापारी इन्हें पश्चिम एशिया तक ले जाते थे। दूसरा है धातु उद्योग। धातु उद्योग दक्षिण भारत में आर्थिक शक्ति के महत्वपूर्ण आधार थे। लोहे के औजार, तांबे के बर्तन, कांच की मूर्तियां और युद्ध सामग्री। चोल कांस्य मूर्तियां। चोल काल के कांस्य मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए नटराज की प्रतिमा। चोल में जो सबसे कांस्य मूर्ति प्रसिद्ध थी, नटराज की प्रतिमा। शिव पार्वती मूर्तियां और विष्णु प्रतिमाएं। इन मूर्तियों का निर्माण लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा बनाया जाता था। मंदिर आधारित शिल्प उत्पादन। अब हम लोग देख लिए वस्त्र उद्योग और धातु उद्योग और मंदिर आधारित शिल्प उत्पादन क्या होता था। दक्षिण भारत के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वो आर्थिक केंद्र, उत्पादन केंद्र और रोजगार केंद्र थे। जो दक्षिण भारत में मूर्तियां या मंदिर था वो आर्थिक केंद्र, उत्पादन केंद्र और रोजगार केंद्र का केंद्र बन गया था। मंदिरों की भूमिका क्या था कि मंदिर के जो कार्यरत लोग थे, मूर्तिकार, बढ़ई, चित्रकार, सोनार, कुम्हार, वस्त्र निर्माता, ये सारे इस उद्योग से संबंधित रखते थे। उदाहरण के लिए बृहदेश्वर मंदिर, राजा राज चोल प्रथम ने इस मंदिर के निर्माण हजारों शिल्पकारों ने कार्य किया, जिनसे शिल्पकारों की गतिविधियां और आर्थिक गतिविधियां सुदृढ़ हुई। मूर्तिकला उद्योग। दक्षिण भारत मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। पल्लव काल में महाबलीपुरम की शिल्पकला विश्व प्रसिद्ध है। मूर्तिकला में महाबलीपुरम और मंदिर कला में बृहदेश्वर मंदिर, जिसने राजा राज चोल प्रथम ने बनाया था, इसमें कई हजार शिल्पकारों द्वारा बनाया गया था। इसीलिए ये सिर्फ केंद्र ही नहीं, मंदिर ही नहीं था, आर्थिक केंद्र, रोजगार केंद्र का भी केंद्र बना हुआ था। अर्जुन तपस्या प्रमुख उदाहरण है। अर्जुन तपस्या, पंचरथ, गुफा मंदिर। चोल काल कांस्य मूर्तियों का स्वर्ण युग था। धार्मिक प्रतिमाओं का निर्माण करता था। आभूषण उद्योग अब देखेंगे। आभूषण निर्माण अत्यधिक विकसित था। प्रयुक्त धातुओं जैसे सोना, चांदी, मोती, रत्न और करण जैसे चीज़ों का यूज करके आभूषणों को बनाया जाता था। और दक्षिण भारत की समुद्री मार्ग बहुत ही विकसित था, जिसके द्वारा विदेशी रत्न और मोती आसानी से उपलब्ध हो जाते थे और उसे विदेश में सप्लाई किया जाता था। जब बंदरगाह थे तो जहाज भी होंगे। जहाज निर्माण उद्योग भी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग दक्षिण भारत में बन गए थे। नागपट्टिनम, कावेरीपट्टिनम और कोरकाई जैसे बंदरगाह थे। विशेषता यह था कि इन बंदरगाहों में बड़े समुद्री जहाज, लंबी दूरी की यात्रा करने वाली जहाज और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में मदद करती थी। दक्षिण भारत में शिल्पकार संगठित रूप से कार्य करते थे। प्रमुख संघ थे मणिग्रामम और व्यापारिक संघ। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध व्यापारिक संगठन थे। नगरों का विकास और शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन के कारण नगरों का विकास हुआ। प्रमुख नगर कांचीपुरम, तंजबूर, मदुरै, नागपट्टिनम, ये सारे नगरों का विकास हुआ, जिसमें क्या हुआ कि व्यापार में वृद्धि हुआ, रोजगार में वृद्धि हुआ, विदेशी व्यापार विस्तार हुआ। विदेशी व्यापार का प्रभाव। दक्षिण भारत के शिल्प उत्पादन निर्यात होते थे। व्यापारिक साझेदार चीन थे, श्रीलंका था, अरब था, जावा, सुमात्रा और कंबोडिया था। निर्यात वस्तु, वस्त्र, मूर्तियाँ, मसाले, आभूषण थे। शिल्प उत्पादन की मुख्य विशेषताएं जैसे वस्तु उद्योग विकसित था, कांस्य मूर्तियाँ विश्व प्रसिद्ध था, मंदिर उत्पादन केंद्र थे,
शिल्पकार संघ सक्रिय थे, समुद्री नगरों का विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ाव। शिल्प उत्पादन के कारण इन उद्योगों और इन चीज़ों का विकास हुआ। अब कहेगा नगर का कैसे विकास किया दक्षिण भारत में। कृषि का विस्तार के कारण ही नगरों का विकास हुआ, मंदिर अर्थव्यवस्था अच्छा हुआ, शिल्प उत्पादन हुआ, वस्तु धातु मूर्ति जहाज, वस्तु धातु मूर्ति जहाज का विकास हुआ और विदेशी व्यापार इंक्रीज हुआ और आर्थिक समृद्धि विकास हुआ। और निष्कर्ष, दक्षिण भारत में शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया। वस्त्र उद्योग, काष्ठ मूर्तिकला, धातु उद्योग, आभूषण निर्माण तथा जहाज निर्माण ने आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। मंदिर, व्यापारिक संघों और समुद्री व्यापार ने इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि दक्षिण भारत इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप सबसे समृद्ध और व्यापारिक रूप से उन्नत क्षेत्र बनकर उभरा। आरंभिक भारतीय साहित्य का संक्षिप्त सर्वेक्षण कीजिए। भारतीय साहित्य आरंभिक प्राचीन भारत में कैसा था। भारतीय सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थे। इनके सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक परंपराओं का सबसे महत्वपूर्ण आधार भारतीय साहित्य था। आरंभिक भारतीय साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें दर्शन, राजनीति, विज्ञान, चिकित्सक, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, इतिहास, सामाजिक जीवन का विभिन्न प्रकार का विस्तृत वर्णन किया जाता था। आरंभिक भारतीय साहित्य का विकास 1500 ईस्वी से 800 ईस्वी तक कई चरणों में हुआ। इस अवधि में वैदिक साहित्य, महाकाव्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, संगम साहित्य, संस्कृत साहित्य, वैज्ञानिक ग्रंथ का निर्माण हुआ। ये ग्रंथ प्राचीन भारतीय समाज, सांस्कृतिक और इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है। ये टाइमलाइन देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। 1500 BC में वैदिक साहित्य का विकास हुआ और उसके बाद उपनिषद काल आया। 800 से 500 ईस्वी में उपनिषद का विकास हुआ और महाकाव्य 600 BC से 200 BC के बीच में महाकाव्य का विकास हुआ और बौद्ध जैन संहिता जो 600 सेंचुरी में विकास हुआ। संगम 300 BC से 300 CE तक और संस्कृत साहित्य का 200 से 800 CE तक चलता रहा। कहानी के रूप में भारतीय साहित्य का विकास देखते हैं कि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और अपने ज्ञान की मौखिक रूप से शिष्यों को सुना रहे हैं। यही ज्ञान आगे चलकर वेदों के रूप में संकलित होता है। समय बीतता गया, ऋषि जीवन, आत्मा और ब्रह्मन के रहस्यों पर विचार करने लगते हैं। इससे उपनिषद का जन्म होता है। इसके बाद राम और कृष्ण जैसे आदर्श पात्रों की कथाएं रामायण और महाभारत में विकसित होती है। उधर बौद्ध जैसे महान शक्तियां और महावीर जैसे बड़े ज्ञानी नए धार्मिक परंपराएं स्थापित करते हैं, जिनसे बौद्ध और जैन धर्म साहित्य का निर्माण होता है। दक्षिण भारत में संगम साहित्य में कवि प्रेम और युद्ध और समाज पर कविताएं रचते हैं और गुप्त काल में काली जैसे महान साहित्यकार अनेक किताबों को लिखकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन भाग वैदिक साहित्य है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है, जिसमें 128 सूक्त हैं, देवताओं की स्तुतियां हैं। सामवेद जिसमें संगीत की प्रधानता है और यज्ञ के बारे में बताया गया। स से सामवेद और स से संगीत। यजुर्वेद य से यजुर्वेद, य से यज्ञ की विधियां बताई गई। अथर्ववेद में ही चिकित्सा, जानू टोना और लोक जीवन के बारे में बताया गया। वैदिक साहित्य के बाद अन्य भाग हैं ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञों की व्याख्या, आरण्यक, वनों में अध्ययन हेतु ग्रंथ, उपनिषद, दार्शनिक विचार। तो वैदिक साहित्य में पहला है वेद, 4 वेद हैं और चारों वेद के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण किया गया और आरण्यक, वनों में अध्ययन हेतु ग्रंथ
तैयार किए गए उपनिषद दार्शनिक विचार का संकलन है। उपनिषद साहित्य 800 से 500 BC उपनिषद को भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, कर्म प्रमुख उपनिषद छंदोग और बृहदारण्यक है और कंठोपनिषद है। महाकाव्य साहित्य में रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है और विषय जो रामायण में लिखा गया है सारे लोग जानते हैं कि राम के जीवन और आदर्श राज और आदर्श परिवार के बारे में बताया गया है। और महाभारत महाकाव्य के बारे में उनका जो लेखक है महर्षि वेद व्यास, और इनकी जो विशेषता है कि इनमें से 1 लाख श्लोक संकलन किया गया है, विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है। भागवत गीता महत्वपूर्ण महाभारत का भी महत्वपूर्ण भाग है जो हिंदू धर्म के लिए सबसे बेस्ट पुस्तक मानी जाती है। मुख्य विषय कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है। महाभारत भागवत गीता का जो मुख्य विषय है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। बौद्ध साहित्य 6ठी शताब्दी के बाद पाली भाषा में लिखा गया त्रिपिटक, विनय पिटक और विनय पिटक। संघ के नियम विनय पिटक में दिए गए हैं। सुत्त पिटक 6ठी शताब्दी के बाद पाली भाषा में त्रिपिटक लिखा गया। त्रिपिटक में 3 पुस्तक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। और विनय पिटक को उपाली ने लिखा है और सुत्त पिटक को आनंद ने लिखा है, जो बौद्ध भगवान के सबसे प्रिय चेला आनंद ही था जिसने सुत्त पिटक लिखा। विनय पिटक में संघ के नियम है और सुत्त पिटक में उपदेश है। अभिधम पिटक में दार्शनिक के बारे में लिखा है। जातक कथा बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में जातक कथा में लिखा गया है। जैन साहित्य भाषा प्राकृत है और अर्धमगधी है। इसमें बहुत सारे पुस्तक हैं। आगम है, कल्पसूत्र है। आगम में महावीर के उपदेश के बारे में दिया गया है और कल्पसूत्र में जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संगम साहित्य जो दक्षिण भारत में किताबें लिखी गई उनमें तमिल भाषा का यूज किया गया है। प्रमुख ग्रंथ है एट्टू तोत्तकई और पट्टू। विषय प्रेम, पुस्तक का नाम नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। विषय है प्रेम, युद्ध और व्यापार और समाज के बारे में इन पुस्तकों पर कविताएं और कहानियां लिखी जाती थी। संस्कृत साहित्य में गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें कालिदास ने महान साहित्यकार के रूप में उभरे, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संगमम, रघुवंशनम जैसे पुस्तकों का लेख किए हैं। अन्य साहित्यकार जैसे भास हैं उन्हें नाटककार ने भास लिखा और शूद्रक क्या लिखा, मिश्र कटिकम और विशाख दत्त मुद्रा राक्षस जैसे पुस्तक का लेख किया। वैज्ञानिक साहित्य भारत साहित्य केवल धर्म तक सीमित नहीं था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन के बारे में बताता है। चरक संहिता आयुर्वेद के बारे में बताता है और सुश्रुता संहिता शल्य चिकित्सक के बारे में बताता है। और आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है, जिसमें आरंभिक भारतीय साहित्य का महत्व, इतिहास की जानकारी, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धार्मिक ज्ञान, हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की परंपराएं, सांस्कृतिक विकास, कला, भाषा और दर्शन जैसे क्षेत्रों का ज्ञान मिलता है और जानकारी मिलता है। तो आरंभिक भारतीय साहित्य, वैदिक साहित्य, उपनिषद, महाकाव्य जिनमें से रामायण, महाभारत, बौद्ध जैन धर्म में संगम साहित्य और सांस्कृतिक साहित्य का वैज्ञानिक ग्रंथ कैसे विकास हुआ उसको हम लोगों ने देख लिया। अब निष्कर्ष। भारतीय साहित्य भारतीय सभ्यता की अमूल धरोहर है। वैदिक साहित्य को केवल कालिदास और
आर्यभट्ट तक की परंपरा भारतीय ज्ञान, दर्शन, विचार और विज्ञान संस्कृति के विकास को दर्शाती है। यह साहित्य न केवल धार्मिक और दार्शनिक विचारों का स्रोत है, बल्कि भारतीय ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास को समझने का भी आधार प्रदान किया। ब्रह्मगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मगुप्त के बारे में ब्रह्मगुप्त प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 598 ईस्वी में भीनमाला राजस्थान में हुआ था। वे उज्जैन के प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला से जुड़े हुए थे। ब्रह्मगुप्त ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा योगदान दिया जिनका प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि अरब और यूरोप तक पहुंचा। उनका जो मेन पुस्तक है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत 628 ईस्वी में लिखा, ये उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। खंड खादक खगोल विज्ञान पर आधारित है और 665 ईस्वी में लिखा गया है। और गणित में योगदान इनका है शून्य। ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य के साथ गणना के नियम बताए। शून्य के साथ पहली बार उनने नियम बताया कि कैसे गणना किया जाएगा। उदाहरण के लिए संख्या प्लस 0 वही संख्या होती है, संख्या माइनस 0 वही संख्या होती है। ऋणात्मक संख्याएं, उन्होंने धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के नियम स्पष्ट किए। बीजगणित में द्विघात समीकरण, अनिश्चितता समीकरण, वर्गमूल के गणना आदि क्षेत्रों के बारे में जानकारी दिया। ज्यामिति में योगदान दिया। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रसिद्ध सूत्र दिया। ब्रह्मगुप्त सूत्र कहा जाता है एरिया बराबर रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू डी, जहाँ एस क्या है, अधिपरिमाप है। खगोल विज्ञान में योगदान दिया और ग्रहों की गति का अध्ययन किया और सूर्य और चंद्रमा ग्रहण की व्याख्या किया, खगोलीय गणनाएं किए। इससे क्या प्रभाव हुआ? ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। उनके विचारों ने अरब गणित और यूरोपीय गणित और आधुनिक विज्ञान को प्रभावित किया। इनका किताब के बारे में चर्चा बीज गणित और खगोल के बारे में बताया, जिसके कारण विश्व पर क्या हुआ? चर्चा चला। गुप्त काल में व्यापार। गुप्त काल में व्यापार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। आरंभिक भारत में जल संसाधन प्रबंधन। शुरू भारत में, प्राचीन भारत में कैसे जल संसाधन का प्रबंधन होता था? प्राचीन भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। कृषि की सफलता जल की सफलता उपलब्धता पर निर्भर करती थी। जल संरक्षण और जल प्रबंधन की अनेक तरीका का विकास किया। नदियों, तालाबों, झीलों और कुओं और नहरों का उपयोग करके जल संसाधन प्रभावी प्रबंधन किया जाता है। जल संसाधन प्रबंधन के प्रमुख साधन थे कुएं। प्राचीन काल में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या था? कुआं था। गांवों और नगरों में बड़ी संख्या में कुएं बनाए जाते थे और पानी पीने की और सिंचाई दोनों के लिए उपयोग किया जाता था। दूसरा है कुएं के बाद तालाब और झील। राजाओं के स्थानीय समुदाय द्वारा तालाबों का निर्माण कराया जाता था। उनमें से सबसे प्रमुख एक झील पहले प्राचीन काल में था सुदर्शन झील, जो कि गुजरात में निर्माण किया गया था मौर्य काल के समय। मौर्य काल के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था उनके अधिकारी के द्वारा, और इनका जो मरम्मत करवाया गया था शक शासक रुद्रदामन के द्वारा। और उसको बाद पुनः निर्माण कराता है जब गुप्त काल आ जाता है 5वीं सदी में, तो स्कंदगुप्त उसका पुनर्निर्माण कराता है। तो कुएं थे, तालाब और झील थे। जल संसाधन के लिए जल प्रवाह, नहर, नदियों से जल लाकर खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरें बनाई जाती थी। विशेषकर दक्षिण भारत में नहर सिंचाई का व्यापार उपयोग होता था। बांध और जलाशय। दक्षिण भारत में चोल और पल्लव शासकों ने अनेक जलाशयों का निर्माण कराया, जैसे कलनाई बांध। ये चोल शासक करिकाल ने कावेरी नदी पर बनाया। कलनाई बांध जो था दक्षिण भारत में चोल शासक करिकाल द्वारा कावेरी नदी पर बनाया गया
विश्व के सबसे प्राचीन कार्यरत बांधों में से एक है। सामुदायिक भागीदारी था, जल संरक्षण केवल राज्य का कार्य नहीं था। ग्राम सभाएं तालाब की सफाई, नहरों की मरम्मत, जल वितरण का कार्य करती थी। ग्राम सभाएं जो होती थी तालाब की साफ सफाई, नहरों की मरम्मत, जल वितरण आदि का कार्य करती थी। जो बात हम लोग पढ़े उनको फ्लो चार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि जल संसाधन प्रबंधन कुएं, तालाब, नहरें, बांध एवं जलाशय आदि द्वारा किया जाता था। इनके माध्यम से हम लोग सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करते थे, जिसके कारण हम लोग को कृषि में विकास देखने को मिलता है और फसल उत्पादन अच्छे से होने के कारण उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण फसल अनाज अधिशेष हो जाने के कारण आर्थिक समृद्धि देखने को मिलता है, जिसके कारण शहरों का विकास, नगरों का विकास और राज्यों का विकास और दैनिक जीवन में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये हेल्पफुल होता था। आरंभिक भारत में जल संसाधन प्रबंधन अत्यंत उन्नत था। कुएं, तालाब, नहरों, बांधों और जलाशय के माध्यम से जल का संरक्षण एवं वितरण किया जाता था। सुदर्शन झील एवं कलनाई बांध जैसे उदाहरण प्राचीन भारतीय की वैज्ञानिक सोच और इंजीनियरिंग कौशल को प्रदर्शित करता है। जल प्रबंधन ने कृषि, अर्थव्यवस्था और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ हम लोग ये चैप्टर ख़त्म होता है और यहाँ से अगर सारे क्वेश्चन और सारे टॉपिक को अच्छे से अगर कवर करते हो तो यहीं से आप लोग को एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग सारे टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करके लिख सकते हैं। तो चलिए आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।